Hello everyone, welcome back once again in another video which is based on the topics of microeconomics. हम थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत कवर कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस तैयार हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज हम थर्ड वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि ये थर्ड वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक पहली 2 वीडियोस नहीं चेक की हैं तो काइंडली जल्दी से पहले वो 2 जरूर चेक कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। अब देखो भाई, ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, the demand for a good rises with a decrease in its own price and falls with an increase in its own price. अब देखो, मैं तभी आपको बोला था कि अगर आपने अभी लास्ट वाली 2 वीडियोस नहीं चेक की हैं तो जरूर चेक करके आए, क्योंकि जिन्होंने चेक की हैं उनको इस लाइन का क्या मतलब है वो समझ में आ गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है उन्हें पता चल गया, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पहले भी कर लिया है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, आपको एक बात इसमें कंफ्यूजन होगी कि अन्य बातें समान रहने पर क्या है भाई, हम इसको भी अभी क्लियर कर लेंगे। किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो देखो, उल्टा हो रहा है ना, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है ना एग्जिस्टेंस में। इसका मतलब मांग में और प्राइस में, डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब बाजार में हमें कोई चीज सस्ती मिलती हो तो हम उसकी ज्यादा मात्रा, अधिक मात्रा खरीदते हैं, और इसके ऑपोजिट अगर हमें महंगी मिलती हो तो हम कम मात्रा खरीदते हैं। तो देखो, बिल्कुल उसी तरीके का ही मैंने डिमांड शेड्यूल बनाया है जो पिछली वीडियोस में बनाया था, ताकि आपको ये इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ सके। हमने एक साइड पर प्राइस लिया है, कीमत ली है, और एक साइड पर हमने मांगी गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ली है। अगर प्राइस 4 था तो कंज्यूमर सिर्फ 1 यूनिट ही खरीद रहा था। जब प्राइस कम होने लग गया तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। इसी को विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। अब अगर हमने लास्ट वीडियोस में कर्व बनाना समझा हो तो देखो, जो हमारी ये डायग्राम है, जो ये हमारा टेबल है, अनुसूची है, इसको जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से उभर कर हमारे सामने आएगा कि ये डीडी कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप होगा। अब मैं नहीं समझाऊंगी कि क्यों नेगेटिवली स्लोप है, क्योंकि ये हम पिछली वीडियोस में भी समझ चुके हैं। जब हम इस पैटर्न को हम डायग्रामेटिकली यहां ड्रॉ करेंगे तो ये डिमांड कर्व हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला बनकर आएगा। तो आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। अब जिस बात में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या फंडा है। देखो इन बातों को एजम्पशंस में कवर किया गया है, मांग के नियम की मान्यताओं में कवर किया गया है। हमने बोला है मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमें मीनिंग में एक्सप्लेन किया गया है अन्य बातें समान होने पर। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान रहेंगी। अब भाई ये अन्य बातें हैं क्या? देखो, अन्य बातें जो हैं वो और कुछ नहीं है, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है।
जो कि कांस्टेंट मानी गई हैं, मतलब ये माना गया है कि वो स्थिर हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। मेजर अजम्पशन जो है वो क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मीनिंग क्या है, ऑल दी अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। सिर्फ कमोडिटी का खुद का प्राइस जो है उसको छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं वो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात फिर से एक और, यह नियम केवल साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, सिर्फ नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है। अगर आपको ध्यान दिया हो आपने तो हमने पिछली जो वीडियोस की हैं उसमें हमने नॉर्मल गुड्स नाम का भी एक कंसेप्ट सुना था और हमने निम्न कोटि की वस्तुएं इंफीरियर गुड्स नाम का भी एक कंसेप्ट सुना था। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि ये जो लॉ है वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में लागू होता है, वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में लागू नहीं होता है। क्योंकि हमने वहां इनकम इफेक्ट में पढ़ा था कि जब इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आगे भी चलकर कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये नियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पर ही लागू होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए कि यह नियम सिर्फ और सिर्फ केवल साधारण वस्तुओं पर ही लागू होता है। ठीक है, और साधारण वस्तुएं होती कौन सी हैं? साधारण वस्तुएं वही हैं जिनमें हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का ये नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता हो। अब देखो, वाई मोर ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। क्यों एक कमोडिटी जो है जब उसकी कीमत गिर जाती है तो ज्यादा डिमांड की जाती है। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, दूसरी हेडिंग जो बनती है वो ये बनती है। इसका मतलब है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। देखो, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको यूटिलिटी के बारे में तो पता है, पर क्या आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता है? पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता है, आपको नहीं पता है। तो इसलिए हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक और स्लाइड लेंगे जिसमें हम यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये यूटिलिटी होती क्या है। देखो, यूटिलिटी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो हमें संतुष्टि प्रदान करे। जब हम संतुष्टि को मेजर करते हैं तो वो हम यूटिल्स की फॉर्म में यानी कि यूटिलिटी की फॉर्म में मेजर करते हैं। अब जो ये यूटिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कुल उपयोगिता, मतलब हम किसी भी वस्तु का अगर सेवन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हमें बदले में जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें टोटल यूटिलिटी बताता है। जैसे मुझे भूख लगी थी और मैं रोटी खा रही हूं, तो मैंने जितनी भी रोटी खाई वो रोटियों से मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिली टोटल, वो मेरी कुल उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात समझो कि मैं पूरी की पूरी चपाती जो है वो एक साथ तो नहीं मुंह में डाल लूंगी। ऑब्वियसली है कि एक एक निवाला करके मुंह में जाएगा ना, तो एक एक निवाला जो है उसकी वजह से, मतलब एक रोटी का एक निवाला मुंह में डाला, फिर उसके बाद रोटी का दूसरा निवाला मुंह में डाला, वो अलग अलग यूनिट्स बनेंगे उस वस्तु के। अब उसमें जो चेंज आएगा, मतलब जब हम एक वस्तु की एक और अधिक इकाई का उपभोग करते हैं, जब हम किसी कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी में, कुल उपयोगिता में जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
आप अगर इन कंसेप्ट्स को अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको जो हम रेवेन्यू से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब आगम से रिलेटेड पढ़ेंगे और कॉस्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, मैं बता रही हूं, क्योंकि उसमें भी हमें टोटल और मार्जिनल जैसे कंसेप्ट्स आएंगे ही आएंगे। मीनिंग यही रहेगा, मीनिंग सेम यही रहेगा। तो आई होप कि आपको सीमांत उपयोगिता का क्या मतलब है वो समझ में आ गया। ये ना मैथमेटिकली बताया गया है आपको कि सीमांत उपयोगिता को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मैंने बोला है कि एक यूनिट के बदले में अगर हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल में क्या चेंज आता है। मान लो आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है। मान लो आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है। तो देखो, जब मैं पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 10 का ही चेंज मिला। जब मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो देखो चेंज कितना है, 2। दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। इसे मैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बोलूंगी। अब इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है और इसे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जाता है। अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए क्या है, MUNth, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n वैल्यू। मतलब मैं अगर सेकेंड वैल्यू के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कैसे निकलेगी, TUN। अगर मैं इसे n मान रही हूं तो ये मेरा TUN बन जाएगा, और TUN -1 मतलब उससे एक पहले वाला, तो ये मेरा जो 10 है वो मेरा TUN -1 बन जाएगा। तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी वो निकलेगी 12 - 10 यानी कि 2, जो मैंने आपको वहां कैलकुलेट कर बताई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहें तो वो 13 - 12 यानी कि 1 निकल आएगा। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तब भी इसी प्रकार से होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन दी क्वांटिटी। तो चेंज कितना है, 2, क्वांटिटी में कितना चेंज है, 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग क्लियर हुए। अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए कि जो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, उसके 3 रूप होते हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होता है शून्य, और एक होता है नेगेटिव, मतलब धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अब इनका मतलब समझो कि क्या है। देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। जब देखो यहां पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव का है, 1 भी पॉजिटिव का है, तो जब ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना। पहले 10 थी, फिर 12 हुई है, फिर 13 हो गई है। इसका मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। जब ये शून्य हो जाए, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाए, मान लो मैं यहां 1 के बाद 0 कर देती हूं, तो टोटल यूटिलिटी यहां पर 13 ही रहेगी। मतलब मैक्सिमम, अभी तक 13 थी तो अब भी मैक्सिमम 13 ही है। इसका मतलब जब ये शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। 13 था पहले भी, अब भी 13 ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अब हम अगर नेगेटिव वाला कंसेप्ट समझें तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां -1 कर दूं तो देखो अब जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो 12 होगा। तभी ये फॉर्मूला भी सही होगा ना, कि जब मैं 12 में से 13 माइनस करूंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी -1 आ रही है। तो इसलिए जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाऊंगी। अब आपको कैलकुलेशन की फॉर्म में समझा दिया, अब हम एग्जाम्पल की फॉर्म में फिर से वही रोटी वाली एग्जाम्पल लेके, रोटी खानी है, भूख बहुत ज्यादा लगी है। जब हम पहले रोटी खाएंगे, पहले कुछ निवाले खाएंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। जैसे जैसे हमारा पेट भरता चला जाएगा, हमने ये कंसेप्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़े हैं
कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा कंज्यूम करते चले जाते हैं, हमें उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम रोटी के और निवाले खाते चले जाएंगे, हमारी भूख मिटती चली जाएगी। इसका मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो रहेगी एक बार, लेकिन कम होती चली जाएगी। तो पॉजिटिव रहने की वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि नहीं, बस अब और ज्यादा रोटी नहीं खाई जाती, तो वो शून्य वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर हम उसके भी बाद कोई हमसे जबरदस्ती, किसी के घर गए हैं तो नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई हमें कह रहे हैं कि नहीं जी एक और चपाती खाओ, एक और चपाती खाओ, तो उस केस में अगर हम जोर जबरदस्ती की वजह से खा भी लेंगे तो देखो हमें उससे यूटिलिटी जो है ना वो मिलेगी नहीं, बल्कि वो खाया हुआ खाना हमें परेशान करेगा। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव जानी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से हमारी टोटल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। आई होप कि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब ध्यान से समझो, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक बार फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार हम यूटिलिटी के कंसेप्ट से इसको डिस्कस करेंगे। देखो, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोला था? हमने बोला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है निर्धारित आय को इस प्रकार खर्च करना कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमें बदले में उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा है। बदले में मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब हम तब तक खरीदेंगे, तब तक किसी वस्तु की मात्रा का सेवन करेंगे, उपभोग करेंगे, जब तक हमें बदले में संतुष्टि अधिक मिल रही हो। जब हमें संतुष्टि मिलना कम हो जाएगी या हमारी संतुष्टि कम हो जाएगी, हम उसकी मात्रा का सेवन करना भी बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे। मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 4 रुपए है। मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस 4 रुपए है और यहां आपको यूनिट्स बताए गए हैं कि मान लो आप एक्स कमोडिटी के इस तरीके से यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। यहां देखो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बताई गई है, जो बिल्कुल वही वो पॉजिटिव, शून्य और नेगेटिव वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते हैं यूटिलिटी कम होती चली जाती है, इसीलिए बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। ठीक है, और फिर शून्य होती है और फिर नेगेटिव होती है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव्स वाला कंसेप्ट है, ये शून्य वाला कंसेप्ट है और ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट है। अब ध्यान से समझो कि एक कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फेक्शन में होगा। हमने क्या बोला कि जब हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, देखो अगर मैं 4 रुपए खर्च कर रही हूं, मान लो मुझे 4 यूटिल्स ही सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। मान लो 4 रुपए, हम कहते होते हैं ना, जैसे कई दुकानदार होते हैं ना जो कहते होते हैं कि इतने में तो मैंने खरीदा है तो कम से कम मुझे इतना तो मिले। तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि अगर मैंने 4 रुपए खर्च किए हैं तो कम से कम 4 रुपए वाला तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो हम तब तक किसी कमोडिटी को खरीदेंगे जब तक हमारी तरफ से जो हम एक्स्ट्रा मनी, ये एम का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रही हूं तो मैं 4 रुपए पे कर रही हूं। जब मुझे 2nd यूनिट कंज्यूम करना है तो भी मैं 4 और एक्स्ट्रा पे करूंगी। जब मुझे 3rd यूनिट कंज्यूम करना है तो 4 रुपए और पे करूंगी। इसका मतलब हर केस में मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की पे करनी पड़ रही है वो 4 रुपए ही है। तो अगर 4 रुपए हैं तो जब तक मुझे ये सेटिस्फेक्शन 4 रुपए तक मिलता रहेगा मैं तब तक कंज्यूम करती रहूंगी। जब सेटिस्फेक्शन कम मिलना शुरू होगा तो मैं बाय करना भी बंद कर दूंगी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? जो यहां लिखा हुआ था कि खर्च कर रहे हैं व्यय किया है, बदले में सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। जो बदले में सेटिस्फेक्शन मिलता है कमोडिटी का वो होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, हम 4 से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, 5 को 4 से कंपेयर किया तो बाय कर रहे हैं, 4.5 को कंपेयर किया तो बोला बाय कर रहे हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले ये था ओरिजिनल, फिर हमने इसे ऐसे कंपेयर किया
और बताया कि जब तक हमें ये 4 रुपीज तक सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा हम तब तक बाय करेंगे, उसके बाद हम बाय करना बंद कर देंगे। लेकिन इन केस समझो, अगर प्राइस 3 रुपए हो जाए या अगर प्राइस 2 रुपए हो जाए तो देखो हमें यहां सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। मान लो प्राइस 2 रुपए हो गया, ठीक है, तो मैं इस कमोडिटी को दोबारा से खरीदना शुरू कर दूंगी। 3 पर तो नहीं करूंगी क्योंकि 3 से कम है, लेकिन अगर 2 हो जाए या 2.5 हो जाए तो हम इसे कंज्यूम करना शुरू फिर से दोबारा से कर देंगे। तो यही बात अब हमें यहां पर बताई जा रही है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की सेवन को बढ़ाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो उस गुड्स की है जिसे हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो गिरती चली जाती है। मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता चला जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी के इस कर्व को बनाऊं तो वो कर्व इसी तरह से बनेगा ना, 20 से 18, फिर 16, 10, 0, 5। इसका मतलब ये डाउनवर्ड फॉलिंग है, ये डाउनवर्ड फॉलिंग है। इसीलिए जो हमने यहां पर क्वेश्चन बोला था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, इसी वजह से स्लोप करता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करता है। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसी से रिलेटेड मैंने कवर किया है कि यह नियम, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदी जाती हैं उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। अन्य शब्दों में वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र का ढलान जो है वो ऋणात्मक होता चला जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो ये डिमांड कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। तो आई होप कि आपको आज का इतना सेशन, मैंने सिर्फ इतना ही कवर करना है आज क्योंकि काफी लेंथी हो गया है, तो हम एक बार इतना ही इसे कवर करेंगे। रेस्ट हमारे जो रीजंस है कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा डिमांड कर्व, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करवाए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं फिर से आपको कह रही हूं कि इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।